चलिए, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी लास्ट यूनिट 4th, जिसमें है हमारे 3 टॉपिक रहेंगे और उनके सब टॉपिक। 4th यूनिट में है हमारा प्रैक्टिस एंड सपोर्ट सिस्टम फॉर इंक्लूसिव सेटअप, जिसमें आप पढ़ोगे पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज टू रिस्पॉन्ड टू इंडिविजुअल नीड्स ऑफ लर्नर्स इन क्लासरूम। ठीक है, पीयर ट्यूटोरिंग, कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग के ऊपर 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है बेटे। कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजी, सोशल लर्निंग, बॉडी सिस्टम, रिफ्लेक्टिव टीचिंग, मल्टी सेंसरी टीचिंग। ठीक है, रिफ्लेक्टिव टीचिंग भी आ जाता है 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग। स्पोर्ट्स सर्विस एंड पार्टनरशिप इन टीचिंग, डेवलपिंग positive relationship between school and home, teaching and co-teaching personnel, parents and teachers, teachers and special teacher, team of teachers, parents, special educator, speech therapist, psychotherapist, occupational therapist and counselor. Professional training of teachers in inclusive schools, assistive and adaptive technology in inclusive setup, use of ICT का भी क्वेश्चन आ जाता है बेटा। इक्विपमेंट एंड अदर टेक्नोलॉजी फॉर डिफरेंट डिसेबिलिटीज। ठीक है, ये आपकी 4th यूनिट में रहेगा। 3 मेन टॉपिक है और इसके कई सारे सब टॉपिक है। तो सबसे पहले बात आती है पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज टू रिस्पॉन्ड टू इंडिविजुअल नीड ऑफ लर्नर इन क्लासरूम, कि एक क्लासरूम में लर्नर की व्यक्तिगत आवश्यकताओं की अनुक्रिया के प्रति हमारी शिक्षा से रिलेटेड क्या क्या स्ट्रेटजीज हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि एक क्लासरूम में जो लर्नर है उनकी नीड को देखते हुए हमें क्या क्या स्ट्रेटजीज को फॉलो करना चाहिए। तो उसमें ये स्ट्रेटजी इन्होंने बता रखी है। स्ट्रैटेजी के तौर पे इन्होंने बता रखा है कि हम एक तो पीयर ट्यूटोरिंग करते हैं, सहयोगी शिक्षण जिसको बोलते हैं, सहयोगी अनुशिक्षण। एक होता है कोऑपरेटिव लर्निंग, सहकारी अधिगम एंड बडी सिस्टम, मित्र व्यवस्था। और स्ट्रैटेजी क्या है इसमें, रिफ्लेक्टिव टीचिंग, ठीक है, चिंतन शिक्षण। और है आपका मल्टी सेंसरी टीचिंग, बहु इंद्रिय शिक्षण। ठीक है, ये आपकी 4-5 स्ट्रेटजीज हैं जो आपके बच्चे के जो डिफरेंशिएशन को देखते हुए, यानी कि जो इंडिविजुअल है उनकी क्या क्या नीड्स हैं उनके अकॉर्डिंग हमने इन स्ट्रेटजीज को अपनाया है ताकि सब बच्चे आसानी से समझ सके। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है पीयर ट्यूटोरिंग की। सहयोगी अनुशिक्षण क्या होता है, डिस्कस द मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ पीयर ट्यूटोरिंग। पीयर ट्यूटोरिंग क्या होता है भाई, एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें एक या एक से अधिक लर्निंग की जाती है या टीचिंग की जाती है। इस प्रोसेस में स्कूल में इंक्लूजन को प्रोत्साहित किया जाता है। इसमें एक व्यक्ति या पुराना विद्यार्थी या जो एक विशेषज्ञ टीचर होता है वह अनुशिक्षक की भूमिका में होता है और अधिगम करता वह होता है जो निर्देश ग्रहण करता है। अनुशिक्षक बालक की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयोग में लिया जाता है, जिसमें बालक के निंदात्मक एवं सहयोगात्मक निर्देशन किया जाता है। सम्मिलित शिक्षा में सर्वाधिक प्रभावशाली प्रकार है। ये एक ऐसा विषय है जिसकी ओर भारत में बहुत कम ध्यान दिया जाता है। इसमें गाइडलाइंस देने वाले बालक का ही कोई सहयोगी होता है। इसका अर्थ यह है कि बालक दूसरे बालकों को एक एक कर पढ़ाते हैं। यह आयु भेद या सम आयु प्रकार का अनुशिक्षण होता है। आयु भेद अनुशिक्षण उस निर्देशात्मक स्थिति में संबंध रखता है जिसमें समकक्ष उत्कृष्ट बालक अपने से छोटे व निम्न स्तर के बालकों को गाइडलाइंस देता है। सम आयु अनुशिक्षण वह निर्देशन होता है जिसमें अनुशिक्षण प्रक्रिया में समान आयु के स्तर या बालकों का शिक्षण शामिल होता है। जिस किसी प्रकार का भी सहयोगी अनुशिक्षण अपनाया जाता है, यह सप्ताह में 2 बार हस्तलेखन, अंकगणित या फिर सामाजिक व्यवहार सिखाने के लिए किया जाता है। सहयोगी अनुशिक्षण देखो भाई, सबसे पहले तो देखो पीयर ट्यूटोरिंग क्या होती है। पीयर ट्यूटोरिंग का मतलब होता है जब हम अपने साथ वाले बच्चे से ही या अपने फ्रेंड से ही हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, जब हम अपने साथ वाले बच्चे से ही
पढ़ रहे हैं। इसमें क्या कर दिया जाता है, जो टीचर होता है वो सिर्फ आपको गाइडलाइंस देता है, ठीक है। टीचर ने बोल दिया, आज कोई इंटेलिजेंट बच्चा था, उसको बोल दिया, मान लीजिए बार बार क्लास में टीचर समझा रहा है लेकिन उस बच्चे को, किसी बच्चे को समझ में नहीं आया, तो टीचर क्या कहता है, जो इंटेलिजेंट बच्चा है, कि बेटा आप इस बच्चे को सिखाओ, समझाओ, ठीक है। तो वो बच्चा अपने, जिसको क्या है वो टॉपिक बहुत अच्छे से आता है, वह बाकी बच्चों को भी सिखाता है जिनको नहीं आता है, ठीक है। तो ये क्या होती है, पीयर ट्यूटोरिंग कहलाती है, ठीक है, सहयोगी अनुशिक्षण कहलाता है। इसमें टीचर जस्ट गाइडलाइंस आपको देता है और जो बच्चा है गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए अपने साथ में पढ़ने वाले, जो उससे जिनका लेवल उनसे थोड़ा छोटा है, ठीक है, जो जिन बालकों को क्या है समझ में नहीं आया है उनको समझाते हैं, ठीक है। तो पीयर ट्यूटोरिंग का मीनिंग समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है, जैसे मैं भी कई बार आपकी क्लास में समझाती हूँ और मैंने 1 या 2 बार समझा दिया तो किसी बच्चे को नहीं क्लियर हुआ, तो मैं आप में से ही किसी बच्चे को बोल देती हूँ कि बेटा आप बताओ, इसको क्लियर करो। तो वही किसका एग्जाम्पल है, आपका पीयर ट्यूटोरिंग का एग्जाम्पल है, ठीक है। और पीयर ट्यूटोरिंग का क्या ऑब्जेक्टिव होता है, हम क्यों इसको, ठीक है, तो इसमें क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव सोशल और साइकोलॉजिकल लेवल में जो हमारा कॉग्निटिव पहलू है उसको शामिल किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है कि हम क्या है बच्चे को सिखा सके, उसकी जो कॉग्निटिव जो स्किल है उसको हम बढ़ा सके, उसके स्किल सिखाना, जैसे उसको क्या है हस्तलेखन यानी कि राइटिंग सिखाना और रीडिंग सिखाना। इस टेक्निक के जरिए उसको राइटिंग और रीडिंग सिखाई जाती है। अब इसमें और क्या बताया गया है, जो बच्चा है वह सोशल बिहेवियर का सुधारना, जैसे भाईचारा, सही सामाजिक, अगर हम सोशल एरिया में देखा जाए तो क्या क्या सुधारना चाहते हैं पीयर ट्यूटोरिंग के जरिए, हम बच्चे का जो सोशल बिहेवियर है उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं, जैसे बच्चे में सहयोग की भावना डालना, ठीक है, और आपस में भाईचारा, लड़ाई झगड़े ना करना, ठीक है। उसके बाद क्या है, और क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं आपकी पीयर ट्यूटोरिंग के अंदर। इसमें जो एक अनुशिक्षक को अपने अनुशिक्षण संबंधी गतिविधियों को आरंभ करने से पहले कुछ प्रक्रियाओं के बारे में जान लेना चाहिए, जो इस प्रकार है। यानी कि जब भी कोई अपना काम स्टार्ट करता है, कोई टीचर ही लगा लो या फिर कोई स्टूडेंट ही अपने साथ पढ़ने वाले बच्चों को समझा रहा है, तो उसको सबसे पहले कुछ एक्टिविटीज को अपनाना पड़ता है। देखिए, देखकर करने की प्रक्रिया, परीक्षण शिक्षण परीक्षण प्रक्रिया, युगम शिक्षण प्रक्रिया। इसमें 3 टाइप की क्या है इसने एक्टिविटी बताई है। सबसे पहले तो है फॉलो प्रोसेस करना, ठीक है, उसके बाद क्या है ट्रेनिंग टीचिंग, और उसके बाद क्या है आपस में मिलकर युग्म टीचिंग। देखकर करने की मेथड क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कार्य को क्या है, कार्य के प्रदर्शन से जुड़ी हुई है, बालकों को वह कार्य स्वयं करना होता है, पूर्णतः स्पष्ट मॉडलिंग प्रक्रिया। इसको देखा जाए तो एक मॉडलिंग प्रक्रिया है, बच्चे को हमने क्या है एक मॉडल दे दिया कि बेटा आपको इसको देखकर करना है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या किया जाता है, देखकर करने की प्रक्रिया। मान लो हमें बच्चे से कोई भी ड्राइंग करवानी है, तो ड्राइंग करवाने के लिए हम बच्चे को एक पिक्चर दे देते, बॉल, मान लीजिए आपको बॉल की ये पिक्चर यहाँ पे ड्रॉ करनी है, तो बच्चे को हमने क्या कर दिया, एक बॉल की पिक्चर दे दी कि बेटा इसको एज इट इज क्या है आप ड्रॉ करके दिखाइए। तो ये क्या है देखकर करने की प्रक्रिया, ठीक है। उसके बाद क्या है सेकंड वाला इसने बताया है प्रशिक्षण शिक्षण परीक्षण प्रक्रिया। इसमें 3 स्टेप शामिल हैं। सबसे पहले तो यह क्या करता है, आपकी ऑब्जर्वेशन करता है कि क्या विद्यार्थी आवश्यक कार्य कर सकता है या नहीं कर सकता। अगर विद्यार्थी असफल होता है तब कार्य का एनालिसिस करने का प्रयास किया जाता है कि इस कार्य को कौन सा विद्यार्थी बिना कठिनाई के पूरा कर सकता है। दूसरा स्टेप होता है निर्देशात्मक यानी कि गाइडलाइंस देना, यह ठीक वैसा ही स्टेप होता है जो देखकर करने वाली क्रिया होती है। और थर्ड स्टेप में जो एक अनुशिक्षित का परीक्षण किया जाता है कि क्या समस्या का समाधान हो जाएगा या नहीं, अगर नहीं तो विद्यार्थियों की समस्या को फिर से आंका जाएगा। यानी कि जब हम पीयर ट्यूटोरिंग स्टार्ट करते हैं तो उसमें पहले हमें कुछ एक्टिविटीज को देखना होता है। तो सबसे पहले एक्टिविटीज बताई देखकर करने की प्रक्रिया, कि हम सबसे पहले बच्चों को देखकर करवाते हैं। मान लो ब्लैक बोर्ड पे मैंने लिख दिया तो बेटा आप देख के इसको नोट डाउन कीजिए। दूसरी क्या है आपकी परीक्षण, यानी कि बच्चे का पहले क्या है टेस्टिंग ली जाती है, टेस्ट लिया जाता है, ठीक है, टेस्टिंग टीचिंग,
टेस्टिंग प्रोसेस, ये इसका नाम दिया है टेस्टिंग टीचिंग। सबसे पहले टीचर ये देखता है, बच्चे का टेस्ट लेता है कि इस बच्चे को कितना आता है कितना नहीं आता है। अगर विद्यार्थी सफल। मैम कल हमने क्लास नहीं ली थी, कौन सा पेज नंबर चल रहा है 3rd यूनिट का? बेटा 4th यूनिट स्टार्ट कराई है मैंने, 3rd यूनिट कल खत्म हो गई थी। कल खत्म हो गई थी मैम? हाँ बिल्कुल छोटी सी थी वो। अच्छा ओके मैम। 4th यूनिट का फर्स्ट ही चल रहा है हमारा पीयर ट्यूटोरिंग वाला। ठीक है, तो इसमें बच्चे का टेस्ट लिया जाता है कि बच्चे को कितना आता है कितना नहीं आता है। अगर बच्चे को नहीं आता है तो दूसरा क्या है, उसको गाइडलाइंस दी जाती है कि आपको वैसा ही स्टेप फॉलो करना है जैसा मैं बताती हूँ। और तीसरे में फिर से क्या है, उसकी फिर से टेस्टिंग ली जाती है कि इस बच्चे को जो मैंने सिखाया था वो समझ में आया है या नहीं आया है। तो कई बार विद्यार्थी कार्य का कुछ हिस्सा करने में कैपेबल हो जाता है और कई बार क्या है नहीं कर पाता है। थर्ड क्या बताया इसमें, युग्म शिक्षण प्रक्रिया। इसमें क्या है, जो टीचर है और जो विद्यार्थी है दोनों शामिल होते हैं। सबसे पहले तो टीचर कार्य को करता है, फिर क्या है स्टूडेंट उस कार्य को करते हैं। अनुशिक्षक तीसरे कार्य को, फिर से यह सिलसिला आगे तब तक चलता है, यानी कि ये तब तक चलता रहता है जब तक बच्चा सीख नहीं जाता है। ठीक है, विद्यार्थी अनुशिक्षक के अनुसार अपने व्यवहार को ढालता है और नियमित कार्य करता है। ठीक है, ये केवल तभी हो सकता है अगर पाठ्यक्रम अच्छे स्तर का हो और विद्यार्थी की योग्यता से मेल खाता हो। पीयर ट्यूटोरिंग में क्या बता दिया, जो यहाँ पर अनुशिक्षक की बात की है तो वो अनुशिक्षक या तो क्लास का कोई भी होनहार छात्र हो सकता है, या आपसे बड़ी क्लासेस का कोई स्टूडेंट हो सकता है, या फिर क्या है कोई सीनियर टीचर हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ है 4 प्रकार के कार्य करता है आपका अनुशिक्षक विद्यार्थी। ठीक है, यानी कि जो आपका पीयर ग्रुप का जो आपका स्टूडेंट है या जो आपका सहपाठी है वो 4 प्रकार के कार्य करता है। निरीक्षण करता है, पुनर्बलन देता है, नमूना विधि और व्याख्या। सबसे पहले तो क्या है, ऑब्जर्व करता है। वो ऑब्जर्व करता है बच्चे के व्यवहार को कि इसमें कितनी नॉलेज है, क्या ये सही ढंग से कर रहा है नहीं कर रहा है। फिर उसको रेनफोर्समेंट मिलती है कि बालक की कमियां कहाँ कहाँ पर हैं, उसकी तरफ उसका ध्यान दिलाया जाता है। फिर एक सैंपल मेथड कि किसी भी मिस्टेक्स को ध्यान में रखते हुए उसे दूर करने का ढंग किया जाता है कि अब की बार ये मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। फिर एक्सप्लेनेशन की जाती है कि विद एग्जाम्पल हम उसको क्या करते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, जो हमारी पीयर ट्यूटोरिंग है इसकी सफलता इसके इंटरनल और क्या है बच्चे के आपसी रिलेशंस पर निर्भर करती है। ठीक है, हालांकि इसमें क्या है एक निर्देशात्मक कार्यवाही भी महत्वपूर्ण होती है, यानी कि मान लीजिए बच्चे ने काम करवा दिया, ठीक है भाई इंटेलिजेंट बच्चे ने, जिस बच्चे को नहीं आता था उसको समझा दिया, उसको करवा दिया, तो टीचर की भी यहाँ पर क्या है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वह उस चीज को ऑब्जर्व करे कि बच्चा सही ढंग से करवा रहा है या नहीं करवा रहा है, उसने सही ढंग से उसको प्रॉपर तरीके से उसको एक्सप्लेन किया है या नहीं किया है। उसके बाद पीयर ट्यूटोरिंग जो भी प्लानिंग है उसके लिए क्या क्या गाइडलाइंस बनाई गई हैं कि विद्यार्थी को सबसे पहले तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि बच्चे की कमी कहाँ है। ठीक है, फिर जो उसका अनुशिक्षक को विद्यार्थी की समस्या के प्रति सुझाव प्रदान करना है। ठीक है, उसके बाद अनुशिक्षक के आपस में मिलना, यानी कि अनुशिक्षक और अनुशिक्षित का आपस में मिलना। यहाँ पर अनुशिक्षक क्या है वो बताया था ना, अभी आपका इंटेलिजेंट बच्चा भी हो सकता है और कोई सीनियर टीचर भी हो सकता है। ठीक है, तो अनुशिक्षित उनको आपस में मिलाना, यानी कि जो आपको पढ़ाना रहा, मान लीजिए पीयर ट्यूटोरिंग में है इंटेलिजेंट बच्चे को टीचर ने बोल दिया, तो जिस बच्चे को समझाना है और जिसने समझना है, यानी कि जिसको समझाना है और जिसने समझना है, उन दोनों को आपस में मिलाया जाता है। ठीक है, दोनों की क्या है स्टडी मटेरियल और कार्य पुस्तिका तैयार करना। ठीक है, यानी कि टीचिंग मटेरियल, सबसे पहले तो उस बच्चे के पास टीचिंग मटेरियल कंप्लीट करवाया जाता है। एक अल्पावधि प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करवाया जाता है। ठीक है, एक शॉर्ट पीरियड ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन भी इसमें करवाया जाता है। ठीक है, उसके बाद आती हैं आपके
पीयर ट्यूटोरिंग के क्या क्या लाभ हैं और क्या क्या हानियां हैं। पीयर ट्यूटोरिंग जिसके समक्ष लाभों के कारण निम्नलिखित शिक्षा अहम रखती है। क्या क्या लाभ हैं भाई? सभी बच्चों के लिए ये क्या है, बालकों के लिए फायदेमंद है, क्योंकि इसमें अगर एक बच्चा किसी दूसरे बच्चे को सिखाता है तो पहले वाला बच्चा जो सिखाने वाला बच्चा है उसकी नॉलेज में क्या होता है, इंक्रीमेंट होता है, ठीक है, उसकी नॉलेज बढ़ती है। और क्या है, उनके अंदर सहयोग की भावना जन्म लेती है, उसके अंदर क्या है, एक टीचर की भावना जन्म लेती है, ठीक है। वह क्या है, एक ऐसी सिचुएशन में होता है जिसमें वह पूरा ध्यान क्या है, विद्यार्थी के ऊपर केंद्रित होता है इसके अंदर, ठीक है। ये लर्निंग प्रोसेस को आगे बढ़ाती है पर ताकि हमारा इफेक्टिव ढंग से जो हमारी टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ हैं वो कंप्लीट हो सके। इसके दौरान क्या क्या मिस्टेक्स की हैं बच्चे ने, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है और उसको ठीक कराने की कोशिश की जाती है। एक एक करके टीचिंग में जो जो असंगत है, जो जो गलत हैं, जो जो सही है, उनमें समय रहते सुधार करने की संभावना बनी रहती है, ठीक है। तो ये थे इसके लाभ। हानियों में क्या क्या है भाई? एक तो हानियों में इसमें आ गया सहयोगी अनुशिक्षण में निकट व्यक्तित्व संबंधों, व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता और परिणामों के प्रति साझा और प्रोत्साहित करता। हालांकि सभी खामियों को हटाने, एक तो देखो इसमें ये आ जाता है, जो इंटेलिजेंट बच्चा है वो खुद को क्या है, ये मानने लगता है कि मैं ही हूँ, ठीक है, उसके अंदर अहम की भावना विकसित हो सकती है। दूसरा, जो बच्चे हैं आपस में क्या है, उनके बीच में अगर सही से रिलेशन नहीं है तो वो बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। तो ये आपकी जो स्थिति है, जो आपकी पीयर ट्यूटोरिंग है, ये कंप्लीट नहीं हो पाती है। मैनेजमेंट की समस्या इसमें आती है कि एक बच्चा एक ही एज ग्रुप के है, वो कैसे उसको मैनेज करेगा, ठीक है। जिससे क्या है, ये जो सिचुएशन होती है ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है और इसके लिए आवश्यक है कि आपको जो टीचर है अपने अनुशिक्षण में दक्ष हो, यानी कि जो टीचर है वो क्या है, परफेक्ट हो, वही इन सिचुएशन से बाहर निकाल सकता है। तो सबसे पहले बात आती है पीयर ट्यूटोरिंग क्या होता है और पीयर ट्यूटोरिंग के क्या लाभ और हानियां हैं। कुछ समझ में आया है या नहीं आया? आ रहा है मैम। मैम ये डिसएडवांटेज बता दोगे एक बार दोबारा से? डिसएडवांटेजेस बेटा ये हो गई, एक तो मैनेज करना मुश्किल होता है। अब मान लीजिए राम, मैं क्लास से चली जाती हूँ और मैं आपको ही बोल देती हूँ कि आप क्लास को मैनेज करो, तो कभी कोई बच्चा बोल रहा, आप क्या है सारे सेम एज ग्रुप के हो गए, तो ऐसे ही क्या बच्चा सेम एज ग्रुप का हो गया, तो उसको अपनी क्लास को या उस बच्चे को मैनेज करना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। टीचर से तो बच्चे क्या है, डरते हैं, लेकिन जो उसके साथ वाला ही बच्चा है, उसी का क्लासमेट है, जब वो उसको पढ़ा रहा है तो उससे नहीं डरते। तो एक तो मैनेजमेंट की यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। दूसरा, अगर बच्चों के बीच में आपसी रिलेशन अच्छे नहीं है तो वहां पर भी क्या आती है, प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो ऐसे में क्या है, बच्चा नहीं सीख पाता है, ठीक है। और जो बच्चा सिखाने वाला होता है, जो पढ़ाने वाला बच्चा होता है, उसके अंदर कई बार क्या हो जाता है, अहम की भावना जागृत हो जाती है कि नहीं मैं ही मॉनिटर हूँ, मुझे ये सब आता है। तो वो क्या है, क्लास के ऊपर अपनी धौंस जमाना शुरू कर देता है, जिसके कारण क्या होता है कि गंभीर सिचुएशन हमारी क्लास में शुरू हो जाती है, ठीक है। और बच्चों का यस मैम, जो ठीक। हाँ बस यही 3-4 दे रखी है। और क्या है, एक जो बच्चा है उसको एक से अधिक उनको पढ़ाना पड़ता है। आगे समझ में? मैम इसमें ये है एक दो पॉइंट कि जरूरी नहीं है कि सभी छात्र मतलब होने को इंटेलिजेंट हो सकते हैं, लेकिन वो दूसरों को समझा पाए, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है कि हाँ सभी छात्र अच्छे ट्यूटर नहीं होते। हाँ जी, कि भाई खुद में ठीक है वो समझ रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो दूसरों को भी समझा पाए। और अनुशासन, जैसे मैम आपने बता दिया, अनुशासन की समस्या होती है कि कह देते मैम, कई बार बच्चे हो जाते हैं कि तू मेरे साथ का ही तो है, मैं क्यों पढ़ूं भाई तुझसे, वो वाली बात भी आ जाती है मैम। और समय ज्यादा लगता है मैम, समय की अधिकता। हाँ और ज्यादा लगता है। हाँ, और जो है टीचर की निगरानी जरूरी है इसमें, कि बच्चे ने अगर किसी को सिखा दिया तो बाद में वो भी रीचेक करें कि भाई उसने ठीक कराया है या नहीं हो कराया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, कोऑपरेटिव लर्निंग एंड बडी सिस्टम। What do you mean by cooperative learning and buddy system? Discuss the merit and limitation of cooperative
लर्निंग, सहयोगी अधिगम और मित्र व्यवस्था की अवधारणा पर नोट लिखिए। बड़ी सिस्टम तो बताओ मुझे क्या होता है। देखो भाई, बड़ी सिस्टम क्या होता है, मित्र व्यवस्था क्या होता है भाई बता दो, ये तो तुम्हारे ऊपर ही है। एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें दो स्टूडेंट आपस में क्या होते हैं, फ्रेंड होते हैं और एक साथ मिलकर काम करते हैं। ठीक है, जैसे सच्चाई बताऊं तो अब जैसे मेरे एग्जाम थे, हम 3 फ्रेंड थे, तीनों का आगे पीछे नंबर था। मैंने बोला कि भाई एक जो हमारे टॉपिक रह गए थे, मगर एक तू याद कराना, एक मैं याद कराऊंगी, एक पीछे वाली करके आप जाएंगे। एक मिनट